नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो हमारे पास हिंदी का सिलेबस दिया गया है, तो उसके टॉपिक वाइज यहाँ पर कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम क्विज़ भी करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि किसी को मेरे जो नोट्स है उनकी PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्वर। तो हिंदी में सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है स्वर और व्यंजन। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्वर। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते हैं या जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्ण कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्ण कहा जाता है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो जो भाषा है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहा जाता है, उसको वर्ण कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारे पास वर्ण है। तो जैसे वर्ण में क्या दिया गया है, हमारे पास यहाँ पर क दिया गया है। तो क में नीचे जो डैश है इसको हलंत कहा जाता है और ख में भी हमारे पास हलंत दिया गया है। तो हलंत का मतलब होता है कि जैसे क दो शब्दों से या दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। क हलंत प्लस अ, तो ये हमारे पास क्या बनता है, तो ये हमारे पास क बन जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क कैसे बनता है। जो क में नीचे डैश लगा होता है इसको हलंत कहा जाता है। क को जब हलंत हो जाता है प्लस अ इसके साथ जब जुड़ जाता है तो ये क बन जाता है। तो इसलिए जो क होता है जो हलंत वाला, वो हमारे पास वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि इसके आगे इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन जो क है, क के टुकड़े किए जा सकते हैं। क को दो भागों में बांटा जा सकता है, हलंत क प्लस अ। तो इसके साथ मिलकर क्या बनता है, क बनता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई दी गई है वो क्या है, हलंत क, हलंत ख, अ और आ। तो इनके जो आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो इसलिए ये सबसे छोटी इकाई है वर्ण की या भाषा की। हमारे पास जो यहाँ पर अगला तो जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। जैसे हमारे पास है अ आ इ उ ऊ री, ए आई ओ औ अंग आ। तो जो ये क्या है, ये हमारे पास क्रमबद्ध तरीका है। यदि हम क्रमबद्ध की जगह पहले ई को लेंगे या उससे पहले उसके बाद अ को लेंगे तो वो क्रमबद्ध तरीका नहीं होता है। जो हमारे पास वर्णों या ध्वनियों का जो क्रमबद्ध तरीका होता है या क्रमबद्ध जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है, तो हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो वर्ण है, वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, या जो वर्ण है वर्ण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ण है वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन में। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं तो उसे स्वर कहते हैं।
तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता या अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्वर कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है जो क है, तो क क्या है हमारे पास, ये व्यंजन है, तो इसका उच्चारण करने के लिए हमें दूसरी ध्वनि या दूसरे जो वर्ण है उसकी सहायता लेनी पड़ती है। तो दूसरा वर्ण कौन सा हो जाता है, दूसरा वर्ण अ आ जाता है। तो जो हलंत क को जब क के रूप में हम उच्चारण करते हैं तो उसके साथ किस ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं, तो अ जो हमारे पास है अ का उच्चारण करते हैं। तो इसलिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्वर कहा जाता है। लेकिन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनियों का सहायता लेनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि जितने भी हमारे पास व्यंजन है, कितने व्यंजन है, 33 व्यंजन है, तो इनके जब भी उच्चारण करना है तो इनके उच्चारण के लिए हमारे को अ की आवश्यकता पड़ती है। तो अ क्या है, अ हमारे पास स्वर है। तो स्वर किसे कहा जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तो उसे स्वर कहा जाता है। अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली हवा किसी बिना किसी बाधा के या रुकावट के सीधे मुंह के बाहर निकलती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे स्वर कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्वर है। तो स्वर में हमारे पास अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे पास कितने स्वर हो गए, तो ये हमारे पास 11 स्वर हो गए। तो स्वर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे पास 11 स्वर हो गए। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं री में, क्योंकि जब री हमारे पास दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर है, तो स्वर है वहाँ पर लिखा हुआ होगा तो वहाँ पर री दिया जाता है। तो जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं, उनको पता नहीं होता है कि जो री है वो किस में आता है, वो हमारे पास स्वर में आता है। तो जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें हमारे पास अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे पास 11 स्वर हो गए। और स्वर किसे कहा जाता है, जो किसी अन्य ध्वनि या अन्य वर्ण की सहायता के बिना उनका जब उच्चारण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्वर कहा जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इसके बाद है कि मात्रा और काल के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो मात्रा और काल के अनुसार टाइम के अकॉर्डिंग स्वरों के 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यदि थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं या दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में समय कम लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, या लघु स्वर भी इसे कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय या बोलते समय जो समय है वो कम लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसको ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहा जाता है। ह्रस्व का मतलब क्या होता है, जिसमें टाइम कम लगता हो, ठीक है। तो ये थोड़ा इजीली आप याद रख सकते हैं कि ह्रस्व का मतलब क्या होता है, जिसको उच्चारण करते समय टाइम कम लगता है, या लघु स्वर भी उसको कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या हमारे पास 4 है। जैसे अ, ई, उ, री, देखो इसके उच्चारण करने में कितना कम टाइम लगता है, अ, ई, उ,
और री। जबकि जो हमारे पास जो दीर्घ स्वर है, इनको उच्चारण करते समय जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या हमारे पास 7 है। तो 7 और 4 कितने होते हैं, 7 और 4 11 होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है, और इनके उच्चारण करने में समय क्या लगता है, कम लगता है। तो इसलिए ये क्या है, ये ह्रस्व स्वर है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में अधिक टाइम लगता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये क्या है, इनके उच्चारण करते समय जो टाइम लगता है वो ज़्यादा लगता है। जबकि जो हमारे पास अ है, ई है, उ है और री है, तो इसके उच्चारण करने में क्या कंपैरेटिवली इन दोनों का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये आप अपने माइंड में यदि आपके थोड़ा सा जो फैक्ट होते हैं, कंसेप्ट है, वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही आपको ह्रस्व स्वर के बारे में पता होगा कि इसमें टाइम कम लगता है, तो आप बैठे बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जैसे अ, ई, उ, री, तो ये 4 स्वर हो गए जिनको उच्चारण करने में समय कम लगता है। जिन स्वरों में टाइम अधिक लगता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। देखो इनके उच्चारण में क्या है, इनके उच्चारण में समय अधिक लगता है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी कितनी है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। उसके बाद है रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 भेद है। देखो इससे पहले मात्रा और काल के, जो टाइम के अकॉर्डिंग या मात्रा के अकॉर्डिंग जो स्वर है, इनके 2 भेद हैं। उसी प्रकार से रचना और उत्पत्ति के आधार पर भी स्वरों के कितने भेद हैं, तो रचना और उत्पत्ति के आधार पर भी स्वरों के 2 भेद हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे मूल स्वर कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि क जो हमारे पास व्यंजन है, उसके लिए हमारे को हलंत क और अ दोनों की आवश्यकता बनती है। तो उसको दोनों को मिला के क्या बनता है, तो इन दोनों को मिलाकर क बनता है। उसी प्रकार से जो मूल स्वर है, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर की सहायता से नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मूल स्वर कहा जाता है। तो मूल स्वर में इनकी संख्या कितनी है, तो मूल स्वर में इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। जिस प्रकार से हमारे पास ह्रस्व स्वर में 4 हमारे पास इनकी संख्या थी, उसी प्रकार से मूल स्वर में भी हमारे पास इनकी संख्या 4 ही है, जिसमें अ, ई, उ और री है। यदि आप इन चारों को याद रख लेते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है संधि स्वर। तो संधि स्वर क्या होता है, जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे संधि स्वर कहा जाता है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मूल स्वर है, मूल स्वरों में कितने हमारे पास वर्ण हैं, तो वो हमारे पास 4 वर्ण है, अ, ई, उ और री। और जो हमारे पास संधि स्वर है, संधि स्वर में हमारे पास कितने हैं, तो संधि स्वर हमारे पास 7 है। और संधि स्वरों किसकी सहायता से बोले जाते हैं, ये मूल स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आगे हम संधि विच्छेद करेंगे वहाँ पर ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं, जब हम संधि पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे दीर्घ स्वर हो गया, सॉरी दीर्घ संधि हो गई या ह्रस्व संधि हो गई। यदि यहाँ पर आपका टॉपिक क्लियर होगा तो आपके संधि वाला टॉपिक इजीली वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो संधि स्वर है, तो संधि स्वर कितने प्रकार के हैं, ये 2 प्रकार के हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, देखो यहाँ पर अ जमा अ को मिलाकर क्या बनता है, आ बनता है। क्या बनता है, आ बनता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि दीर्घ स्वर में क्या होता है, अ प्लस अ दोनों एक जैसे ही हैं। देखो अ और अ को मिलाकर क्या बनता है, आ बनता है। ई प्लस ई को मिलाकर क्या बनता है, ई बनता है।
ई प्लस ई को मिलाकर क्या बनता है, ई बनता है, और उ प्लस उ को मिलाकर क्या बनता है, उ बनता है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारे पास दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं। दीर्घ स्वर हमारे पास 3 हैं, कौन कौन से हैं, ई उ, आ ई उ। ओ प्लस ओ को मिलाकर क्या बनता है, आ बनता है। ई प्लस ई को मिलाकर क्या बनता है, ई बनता है। उ प्लस उ को मिलाकर उ बनता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जहाँ पर दोनों हमारे पास पहला जो हमारे पास वर्ण है और दूसरा वर्ण दोनों एक तरह के होंगे तो उसको क्या कहा जाता है, उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसी प्रकार से दीर्घ जब संधि हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये चीज़ आती है। वहाँ पर यदि अ और अ दोनों को मिलाकर वहाँ पर आ जब बनता है या ई प्लस ई को मिलाकर जब वहाँ पर ई बनता है तो वो हमारे पास कौन सी संधि हो जाती है, तो वो हमारे पास दीर्घ संधि हो जाती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास संधि स्वर का दूसरा भाग दिया गया है वो है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में क्या होता है, पहला वर्ण और जो दूसरा वर्ण है ये दोनों अलग अलग होते हैं। कौन कौन सा, पहला जो हमारे पास वर्ण होगा और जो दूसरा वर्ण होगा दोनों अलग अलग होंगे लेकिन ये मूल स्वर होंगे। जैसे ओ प्लस ई को क्या बनता है, ए बनता है। क्या बनता है, ओ प्लस ई, ई नहीं, ई कौन सी हो गई, ई बड़े वाली हो गई। जो छोटी ई होती है उसको क्या बोला जाता है, ई। उसको उच्चारण करते समय टाइम कम लगता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे पास मूल स्वर हो गया या ह्रस्व स्वर हो गया इनको उच्चारण करते समय टाइम कम लगता है। ओ प्लस ई का मिलाकर क्या बनेगा, ए बनेगा। ओ प्लस ए को मिलाकर क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ओ प्लस उ को मिलाकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। और ओ प्लस ओ को मिलाकर क्या बनेगा, औ बनेगा। तो ये क्या हो गए, ये संयुक्त स्वर हो गए। तो जब संयुक्त संधि आती है और दीर्घ संधि आती है वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो मैंने क्लियर बता दिया है दीर्घ स्वर क्या होता है, जो पहला वर्ण और जो दूसरा वर्ण दोनों एक जैसे होते हैं तो वो क्या होता है, वो दीर्घ स्वर हो जाता है। जब पहला और दूसरा वर्ण अलग अलग हो जाते हैं लेकिन वो क्या होंगे, मूल स्वर होंगे, तो उनको क्या कहा जाता है, उसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो इन सभी को क्या कहा जाता है, हमारे पास इन सभी को संधि स्वर कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संधि स्वरों की संख्या कितनी है तो वो 7 है। यदि दीर्घ स्वर पूछा गया कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो वो हमारे पास 3 हो जाएगी। और जो हमारे पास संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वरों की संख्या हमारे पास 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास दिया गया है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है, जो ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे अयोगवाह कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अयोगवाह क्या होता है, जो ना तो स्वर होता है और ना ही हमारे पास व्यंजन होता है। क्लियर हो जाना चाहिए, ना तो वो स्वर है ना तो वो व्यंजन है, तो वो क्या है, तो वो अयोग्यवाह है। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। जब हम ऊपर अंग की बिंदी लगाते हैं, जो आपने इस तरह से देखी होगी, तो अंग की बिंदी को क्या कहा जाता है, उसको अनुस्वार कहा जाता है। जब आहा का जो हमारे पास सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको विसर्ग कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अयोगवाह क्या है, अयोगवाह हमारे पास 2 वर्ण है, अंग और आह, अंग और आह। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, जिसे हम अनुस्वर और विसर्ग कहते हैं। अनुस्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है, उसे अनुस्वर कहा जाता है। अनुस्वर से पहले अ का स्वर निकलता है। जो अनुस्वर होगा, अनुस्वर से पहले किसका साउंड निकलेगा, तो उससे पहले अ का साउंड निकलेगा। अनुस्वर के बाद य, र, ल, व, श, स, श,
ह आते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो अनुस्वर है, अनुस्वर के बाद कौन कौन से शब्द आते, कौन कौन से वर्ण आते हैं। शब्द और वर्ण अलग अलग चीज़ है। सबसे छोटी इकाई क्या है भाषा की, वो हमारे पास वर्ण है। वर्ण के बाद हमारे पास शब्द बनता है, शब्द के बाद हमारे पास वाक्य बनता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो वर्ण होता है, जो हमारे पास अनुस्वर होगा, अनुस्वर के बाद य, र, ल, व, स, श, ह आता है। जैसे संयोग, देखो संयोग में जब अंक की जो ऊपर बिंदी लगती है तो उसके बाद कौन सा हमारे पास वर्ण आया है, तो उसके बाद य वर्ण हमारे पास आया है। तो उसी तरह से जो हमारे पास संयुक्त है, तो संयुक्त में जो हमारे पास अनुस्वर है, अनुस्वार है, तो अनुस्वार कौन सा है, तो अनुस्वार हमारे पास 100 के ऊपर अंक की बिंदी है। तो उसके बाद कौन सा वर्ण आया है, तो उसके बाद य वर्ण आया है। और जो अगला हमारे पास यहीं पर दिया है वो है वंश। देखो वंश में भी हमारे पास अनुस्वार है और उसके बाद कौन सा वर्ण आया है, तो उसके बाद श वर्ण आया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला यहाँ पर जो टॉपिक है वो है विसर्ग। तो विसर्ग क्या होता है, विसर्ग का उच्चारण करते समय ध्वनि निकलती है, उसे विसर्ग का उच्चारण करते समय ह की ध्वनि निकलती है। किस प्रकार की निकलती है, ह की ध्वनि निकलती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे विसर्ग कहा जाता है। तो विसर्ग का जो सिंबल है वो क्या है, वो कुछ इस तरह से आपके पास होगा। क्या होगा, इस तरह से जो हमारे पास चिन्ह होगा विसर्ग का वो क्या है, वो इस तरह से है। अनुस्वार का जो हमारे पास चिन्ह होगा वो हमारे पास अंक की जो ऊपर बिंदी लगती है वो इस तरह से होगा। तो ये चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए कि विसर्ग किस प्रकार से होता है। विसर्ग में 2 जो बिंदियां आती है और जो हमारे पास अनुस्वार आता है उसमें हमारे पास 1 बिंदी आती है। तो इसके चिन्ह के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो विसर्ग है, विसर्ग में ह की जो ध्वनि है वो निकलती है, जैसे प्रातः, अतः। जो हमारे पास यहाँ पर उच्चारण के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपके पास 2 रखे हैं, प्रातः और अतः। जब हम प्रातः पढ़ते हैं, हम प्रातः, कई बार जो बच्चे हैं जो आजकल पढ़ते हैं वो प्रातः पढ़ लेते हैं। प्रातः नहीं होता है, वो हमारे पास गलत उच्चारण हो जाता है। प्रातः होता है और अतः। कई जगह हम पढ़ते हैं कि अतः, अतः नहीं अतः। यहाँ पर हमारे पास जो ह की ध्वनि है वो निकलती है। तो जो ह की ध्वनि निकलती है वो विसर्ग के कारण निकलती है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पर हमारे पास जो स्वर्ग है वो लगभग कंप्लीट हो गया होगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। स्वरों का उच्चारण स्थान, देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान के बारे में पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास अ और आ जो हमारे पास वर्ण है और उसके साथ जो विसर्ग है, विसर्ग में क्या आता है, विसर्ग में हमारे पास ह आता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। जो गला है, गले से कौन सा साउंड हम निकालते हैं, अ और आ का साउंड और ह का साउंड, जो कि बिना किसी रुकावट के निकलता है। अ और आ का जो साउंड गले से आप शुरू करो तो वो कंठ आ गया। उसके बाद ई और ई का साउंड तालु आ गया। जो हमारे पास जो गला होता है, गले के बाद सीधे जहाँ से नाक को भी पीछे से जो हमारे पास ऊपरली साइड का जो जबड़ा होता है, तो वो क्या आ गया, वो तालु आ गया। तो यहाँ से सेकंड जो साउंड निकलता है ई, और ई का जो साउंड निकलता है वो कहाँ से निकलता है, वो हमारे पास तालु से निकलता है। और उसके बाद है जो हमारे पास री। तो री का जो साउंड है या री की जो ध्वनि है वो कहाँ से निकलती है, वो हमारे पास जो मुर्दा होती है, मुर्दा किसको, जीवा को मुर्दा कहा जाता है। तो ये कहाँ से निकलता है, ये साउंड जीभ से निकलता है। जैसे ही हम री बोलते हैं, जो हमारा यहाँ पर जो साउंड होता है वो कहाँ पर टकराता है, वो मुर्दा यानी जीभ पे टकराता है। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मुर्दा या जीवा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ऊ और उ। ऊ और उ का जो साउंड है ये कहाँ पर आता है, ये ओष्ठ या जो हमारे पास ओंठ होते हैं, ओंठों से इसका साउंड आता है, ऊ उ ऊ। तो आप देख सकते हैं कि जब हम उ और ऊ खुद भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो ये कहाँ से निकलता है, तो ये हमारे ओंठों के पास से निकलता है।
और ए और ऐ का जो साउंड है वो कंठ और तालु दोनों की जगह से निकलता है। पहले ये कंठ से में टकराता है, कंठ के बाद ये तालु में टकराता है। तो इसलिए जो ए और ऐ का जो साउंड है ये कंठ तालु इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। जो अंग है इसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। तो अनुस्वार का जो साउंड होता है वो कहाँ से निकलता है? नासिक या नाक से ये साउंड निकलता है। और लास्ट में जो हमारे पास ओ और औ है, ओ और औ का साउंड कहाँ से निकलता है? तो इसका साउंड हमारे पास कंठोष्ठ से निकलता है, कंठ और ओठों से। कंठ और ओठों के पास जो साउंड निकलता है वो कंठोष्ठ हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसको ईजिली याद करने का, कि जो हमारे पास हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले जो हमारे पास वर्ण आते हैं वो कौन से हैं? वो हमारे पास ओ और आ है। तो दो पहले जो हमारे पास साउंड है ओ और आ, तो वो कहाँ से निकलेंगे? गले से शुरू करो। गले के बाद हमारे पास तालु आता है, ऊपर का जो जबड़ा आता है, तो उससे ई और ई, क्योंकि इसके बाद जो साउंड आता है या जो हमारे पास वर्ण आते हैं वो कौन से आते हैं? ई और ई। तो ये कहाँ से निकलते हैं? ये तालु से निकलते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास जो री है, यहाँ पर हम री को छोड़ देंगे। री के बाद हम उ और ऊ को चले जाएंगे। तो उसके बाद जो साउंड है वो सीधा कहाँ से आएगा? होंठों से आएगा। पहला हमारे पास कंठ हो गया, कंठ के बाद तालु हो गया, तालु के बाद हमारे पास ओठ हो गए। तो ऊ और उ का साउंड कहाँ से आता है? ये होंठों से आता है। उसके बाद ए और ऐ आता है, तो इसका साउंड कहाँ से आता है? कंठ और तालु। फिर से नीचे चले जाओ कंठ के पास, और सेकंड जो हमारे पास पोर्शन है कौन सा आता है? तालु आता है। तो कंठ और तालु में चले जाओ। और लास्ट में जो हमारे पास ओ और औ आता है वो कहाँ पर आता है? कंठ और ओष्ठ में। तो ये इजीली आप ट्रिक को याद रख सकते हैं। पहले कंठ, फिर तालु, फिर ओष्ठ, फिर उसके बाद कंठ और तालु, उसके बाद कंठ और ओष्ठ। तो इस तरह से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। ये हमारे पास इसको याद रखने की ट्रिक है, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उनको ये ट्रिक, जब वो इस ट्रिक से इसको याद रखेंगे और आ जब वो लिखेंगे, जो हमारे पास स्वर हैं उनको लिखेंगे, तो उसके बाद जो दो पहले दो है और आ वो कंठ हो गए, उसके बाद ई और ई हो गया वो तालु हो गए, उसके बाद हमारे पास ऊ और उ हो गया वो हमारे पास ओंठों से हो गए। उसके बाद फिर से गले के पास चले जाओ, कंठ में चले जाओ, तो उसके बाद ए और ऐ हमारे पास कंठ और तालु दोनों जगह से निकलेंगे। और लास्ट में ओ और औ कहाँ से निकलेंगे? वो हमारे पास कंठ और ओष्ठ दोनों से निकलेंगे। तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं इस तरह से। तो हमारे पास जो हमारा यहाँ पर आज का जो हमारे पास टॉपिक था वो स्वर था। स्वर को मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर करवा दिया है। यदि किसी को अभी भी डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो एक बार यहाँ पर हम क्विज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा। तो पहला प्रश्न है, वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते हैं कहलाती है, या वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वो क्या कहलाती है? ए व्यंजन, बी स्वर, सी वर्ण, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ण। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको हमारे पास वर्ण कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, जो सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर 44 वर्ण। यदि हम कंप्लीटली जो हमारे पास हिंदी वर्णमाला के जो कुल वर्णों की बात करेंगे वो अलग हो जाएंगे। यदि हमारे पास जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए अयोग्यवह, बी संयुक्त व्यंजन, सी वर्ण, डी स्वर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अयोग्यवह। अयोग्यवह मैंने आपको बताया है कि जो ना तो स्वर होते हैं और जो ना तो व्यंजन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको अयोग्यवह कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अयोग्यवह कितने प्रकार के हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 प्रकार के। जो अयोग्यवह है ये कितने प्रकार के हैं? तो ये 2 प्रकार के हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है अयोग्यवा है ए स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग अनुस्वर, डी वर्ण। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी विसर्ग और अनुस्वार। तो जो हमारे पास अयोग्यवा है ना तो वो हमारे पास स्वर होता है और ना ही वो हमारे पास व्यंजन होता है, तो वो क्या होते हैं, वो विसर्ग और अनुस्वार होते हैं। तो विसर्ग और अनुस्वार के चिन्ह भी मैंने आपको अभी तक पहले पढ़ा दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है ए और ऐ किस प्रकार के वर्ण है, कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। ए कंठ तालु, बी कंठोष्ठ, सी तालु, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंठ तालु। तो मैंने आपको इसको ट्रिक याद करवा दिया है, आप वहाँ पर एग्जाम में जो स्वर है उनको लिख सकते हैं। ओ आ कंठ हो गया, ई हमारे पास तालु हो गया, उ ओष्ठ हो गया, ए आई हमारे पास कंठ तालु हो गया और ओ औ हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास कंठोष्ठ हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान क्या है। ए तालु, बी कंठ, सी कंठोष्ठ, डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी कंठ ओष्ठ। जो कंठोष्ठ है वो मैंने आपको बता दिया है कि क्यों है, और मैंने आपके इसकी जो ट्रिक है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे और स्वर से अभी और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। और यदि किसी को PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।